बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। आज हम 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहला प्रोग्राम जो है हम करेंगे इस्तेसाल कश्मीर के ऊपर। कल 5 अगस्त का दिन हमारे सामने गुज़रा और 2019 से पाकिस्तान की हुकूमत 2020 से इसको मना रही है। इसके साथ साथ हम सी पैक की 10 साला तकरीबात के ऊपर बात करेंगे और मज़ीद जो 6 MOU साइन हुए हैं उस पे बात करेंगे, और आखिर में हम ईरान के वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा पाकिस्तान है, और यकीनन ये पहला दौरा है उनका, इस हवाले से उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस हवाले से इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से मैं ये कहूँ कि 4 सालों से अगर हम देखें तो भारत खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है, न फ़कत ये कि इंटरनेशनल लॉ की, पर उसके साथ साथ जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है 122/1957 की, उसकी भी खुलेआम खिलाफ वर्जी है। फिर अगर आप राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को देखें तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर आर्टिकल 1 जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देता है, और इस हवाले से ये राइट भी इग्नोर किया जा रहा है। और अब टेररिज्म जो है वो एज अ टूल इस्तेमाल हो रहा था विद इन इंडिया, इन कश्मीर, इन द होल रीजन। अब कहा यह जा रहा है कि डेमोग्राफिक टेररिज्म की जा रही है, जिसमें तकरीबन 1 मिलियन नॉन कश्मीरीज़ को डोमिसाइल्स इशू किए गए हैं, और तकरीबन 7,500 की फ़िगर आ रही है जो उनके आर्म फोर्सेस और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मज़ीद डोमिसाइल्स वहाँ पे दिए जाएंगे। और कश्मीर के जो इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स हैं टूरिज़म के हवाले से, उनको भी इंडियन आर्मी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इन मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इंतहाई मोहतरम एजाज़ चौधरी साहब हैं, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं और प्रेसिडेंट उन्होंने सर्व किया है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। एम्बेसडर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ हमारे साथ हमेशा की तरह हम मेरे को होस्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हैं, आप उन्हें सुनते रहते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम इन द प्रोग्राम। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये आज और कल मनाया गया इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से, इसके बारे में आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि इंडियन अगर आप बिहेवियर देखें तो खुलेआम वायलेशन नज़र आती है ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमनिटेरियन लॉज की, और फिर अलाउ भी नहीं करे यूनाइटेड नेशन की टीम को कि वो आके LOC को विज़िट पे करे। ह्यूमनिटेरियन एजेंसीज़ को अलाउ नहीं है, ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स हैं उनको अलाउ नहीं है। तो एक तरफ तो इंडिया कहता है कि वो एमर्ज कर रहा है, राइजिंग पावर है, और दूसरी तरफ फिर हम देख रहे हैं कि उसका ये बिहेवियर, तो इसका इम्पैक्ट आपको क्या नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया का ये जो एक्ट था वो डेफिनेटली इलीगल था, एक हॉस्टाइल एक्शन है, और इसको पाकिस्तान ने काफ़ी हाईलाइट करने की कोशिश की। लेकिन अगर 2-3 एंगल से देखें, एक है कि इंडिया को इसका क्या फ़ायदा होता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, और कश्मीर की और इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे कैसे देखती है। इंडिया के अंदर तो उन्होंने अपने आप को बड़ा असर्ट किया, अपनी हुकूमत को बड़ा पावर दिखाई, और मीडिया को कंट्रोल किया कि जी ये बताएं कि जो हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए हैं, इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया है, ये हम मुस्तकबिल में अच्छा करने जा रहे हैं। सो मोदी साहब का जिस तरह का एक अथॉरिटेरियन उन्होंने कल्चर इंट्रोड्यूस किया, डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म और एक इलिबरल डेमोक्रेसी वो इंडिया के अंदर लेके आए हैं, उससे इंडियंस तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कभी कश्मीरी भी थोड़े साइलेंट हो गए हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेशनली कोशिश की है इसको हाईलाइट करने की, लेकिन हमारी भी अपनी कैपेसिटी है। हमारे इंटरनल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और खित्ते में अफ़गानिस्तान में जिस तरह जो इवैक्यूएशन 2021 में हुई, वहाँ पे हम ऑक्यूपाइड हो गए। फिर जैसे मैंने इंटरनल बात की, और दूसरा ज़ाहिर बात है इंटरनेशनली जब हम जाते हैं, हमारे फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हम टेबल पे उस तरह चीज़ें नहीं रख सकते जिस तरह हम मादी में शायद रखते रहे हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी, डिस्प्यूटेड इशू तो ज़रूर कह रही है, लेकिन इसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं कर रहे। ये तो एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से। मैं चाहता हूँ कि एम्बेसडर साहब से हम मुस्तफ़ीद हों, जी ज़रूर। एम्बेसडर एजाज़ चौधरी साहब से। और एम्बेसडर साहब, हमें ये बताएं कि आपने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए सफारतकारी की है, सेक्रेटरी ख़ारजा रहे हैं। आप कैसे, और जब मोदी साहब पाकिस्तान में आए थे तो आप थे उस मीटिंग में नवाज़ शरीफ साहब के साथ। आप कैसे देखते हैं ये जो यौम इस्तेसाल पाकिस्तान मनाया जा रहा है इसको, और क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा, या कि हमने सरीना के बाद बोर्ड लगाया हुआ है एक, और बस हर 5 जो है वो अगस्त को एक तकरीब कर देते हैं।
व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एम्बेसडर साहब? हमारी डिप्लोमेसी को कैसे देख रहे हैं आप? जो सूरत हाल है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, पहला तो कानूनी पहलू है। हम ये समझते हैं कि वो एक अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस की भी खिलाफ वर्जी थी और शिमला एग्रीमेंट जो दो तरफा एग्रीमेंट है उसकी भी खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि उन दोनों में ये कहा गया है कि तावक्ते के हल ना हो जाए इसके अंदर कोई बुनियादी तब्दीली इसके स्टेटस में नहीं की जा सकती। तो उस लिहाज से अगस्त 5 के 2019 के जो एक्शन थे उन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी काम किया। दूसरी बात यह है कि इसका एक पॉलिटिकल एजेंडा था इसके पीछे। पॉलिटिकल एजेंडा ये है कि पूरे हिंदुस्तान में एक हिंदू रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है हिंदू राष्ट्र के नाम से, और वहाँ पे एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का होना मेरे ख्याल में मोदी सरकार को कबूल नहीं था। तो चुनाचे वहाँ पे उन्होंने बड़े बुनियादी कदम शुरू कर दिए उठाने, जिस तरह के अभी आपके इंट्रो में बताया है प्रोफेसर साहब ने भी कि डेमोग्राफिक चेंजेस, इलेक्टोरल चेंजेस, ताकि वहाँ मुस्लिम अक्सरियत ही खत्म हो जाए और ये एक हिंदू मेजॉरिटी इलाका बन जाए। तो ये एक पॉलिटिकल उनका एजेंडा है। तीसरा ह्यूमन राइट्स डायमेंशन है कि वो लोग जो हैं, लेकिन 9 लाख फौज जो है वो चंद मिलियन लोगों पे वैल्यू हुई है, तो जिसका मतलब है कि हर 8-9 कश्मीरी के ऊपर एक सोल्जर जो है वो लगाया गया। ये सबसे हैवीली गैरिजन्ड जगह बन गई है दुनिया में, सबसे ज्यादा डेंसस ऑक्यूपेशन हो गई है। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा जिसे कहते हैं ना कि हर किस्म का वो काम हो रहा है, इनकार्सरेशन हो रही है, इसको कस्टोडियल किलिंग्स हो रही हैं, टेररिज्म का नाम देकर हर किस्म का जुल्म जो है वो रवा रखा गया है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो ऑब्जर्वर्स हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। शोकेस करने के लिए एक G20 की मीटिंग कराई, लेकिन वो जिन हालात और जिसमें कराएगी वो भी आपके सामने, जिसके ऊपर 2 रिपोर्टें अक़वाम मुत्तहिदा की 2018-2019 की रिकॉर्ड पे हैं। चौथा इसकी डायमेंशन है सिक्योरिटी डायमेंशन, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक तनाज़ा है, और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं और कई बार फौजें बिल्कुल करीब आ गई एक दूसरे के लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी, बॉर्डर्स पे भी। तो ये मसला हल तलब है, इसको हल होना चाहिए, हट दर्मी का नतीजा हो नहीं सकता। और सबसे आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर कश्मीरी आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, 70-75 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप क्यों मुस्सिर हैं कि वो आपके साथ रहें? उनकी आवाज़ को सुनना आपको चाहिए। अब बैनुल अक़वामी बरादरी को क्या करना है उसके ऊपर बात हो सकती है, या हमें क्या करना है उस पर बात हो सकती है। तो मैं फिलहाल इब्तदाई जो मैं जी डायमेंशंस के हवाले से। एम्बेसडर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो अगर कश्मीरी आपके रूल को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप उनके रूलर किस तरह से हो सकते हैं। और ये बात गांधी ने भी कही थी ब्रिटिश एम्पायर के वक्त में कि अगर लोग आपको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप लेजिटिमाइज्ड रूलर नहीं बन सकते इस इलाके के। अच्छा एम्बेसडर साहब, काइंडली मुझे ये समझाइएगा कि पिछले दिनों CNN के ऊपर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि जिस तरह की माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो इंडियन बिहेवियर है और जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो इंडिया को टूटने की तरफ ले जा रहा है। और तो इस पे थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि इसकी अहमियत क्या है कि अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट जब इस तरह का बयान देता है, क्या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अपने क्वेश्चंस को जो वो डायरेक्टली पोज नहीं कर सकती इंडिया को, तो वो क्या आउटसोर्स करते हैं? और साथ में ये भी फरमा दीजिएगा कि 5 अगस्त 2019 को अगर यूनिलैटरली इंडिया ने जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का उसको ख़त्म कर दिया, तो क्या सिमला एग्रीमेंट जो बायलैटरलिज्म की बात करता है, जिससे अब तक कोई फ़ायदा मुझे बजाते खुद तो नज़र नहीं आता, तो क्या इसे भी हम इसको ख़त्म न करें, नल एंड वाइड न कर दें इसे? ये 2 बड़े, एक तो सदर ओबामा की जो रिमार्क्स थे वो यकीनन बहुत ही अहम हैं। एक तो वो बहुत ही अहम शख्सियत हैं, अमेरिका के साबिक सदर हैं, और सदर बाइडन तो खुद उनके वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये हो सकता है जो आपने कहा, इशारा किया कि इनडायरेक्टली इंडिया को मैसेज अमेरिका से आ रहा है, लेकिन ये उसके इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से जब कोई बात उठाई जाती है तो उसकी अपनी एक अहमियत है जी। और वो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के तौर पर उभरे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को उनकी इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। मैसेज हो या नहीं मैसेज हो, उनको लेना चाहिए। अब क्यों नहीं इस वक्त कर रहा कर रही है हुकूमत, उनको एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि चीन को किसी तरीके से उभरने से रोकना है, उसके लिए हिंदुस्तान की मदद की जरूरत है। तो चुनाचे अगर इसके कोई ऐसे पहलू हैं जो अमेरिका की दूसरी वैल्यूज लाइक डेमोक्रेसी, लाइक ह्यूमन राइट से क्लैश भी करें, तो फिलहाल मसलहतन खामोश हो जाओ, ताकि हिंदुस्तान जो है वो एक ताकत के तौर पर उभरे और चीन को रोकने काबिल हो जाए। तो एक खास प्रैग्मेटिज्म जो है, जिसके कहते हैं ना कि पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म जो है वो नजर आ रहा है उनको, उनकी तरफ से। वरना सदर ओबामा ने जो बात कही थी वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में दुरुस्त थी। और हिंदुस्तान में अगर उनमें अकल हो और उनमें समझ हो, जो उनमें बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कह सकता आपने कि भाई से एम्बेसडर मैं साहब सिर्फ बिल्कुल वजह हुकूमत की फरमाया बात कि कर रहा हूँ कि अगर हुकूमत उनमें को होश के अगर नाखून लेना जरूरी है। जी जी, जी कि एम्बेसडर वो साहब, इसको इस पे थोड़ा गौर अगर करें। जी, आपने वजह कहना फरमाया, चाहते मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, वक्फे के बाद आपके जवाब को हम जारी करेंगे सर। छोटा सा लेते हैं एक वक्फा, और जब वक्फे से वापस आएंगे तो एम्बेसडर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उसको हम जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले एम्बेसडर एजाज़ साहब बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ओबामा के जो उन्होंने बयान दिया CNN के ऊपर, और सवाल मैंने किया था शिमला एग्रीमेंट के हवाले से। जी एम्बेसडर साहब जारी रखिए अपने जवाब को। जी, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा इजाफा करना चाह रहा हूँ कि सदर ओबामा ने ये जो इंदिया दिया ना कि अगर हिंदुस्तान ने अपनी रविश ना तब्दील की तो उसके टूटने का खतरा है। ये बहुत अरसे से बात हो रही है कि ये जो हिंदू रियासत अगर आप बनाएंगे, तो जो इतनी बड़ी बड़ी माइनॉरिटीज वहां पे बैठी हुई हैं, ये हिंदुस्तान कोई बहुत बड़े तलातुम का शिकार हो सकता है। ये सब कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, और मैं खुद भी समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने अपने लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी कर ली अगर उसने अपना रवैया ना तब्दील किया। जी दूसरी बात, आप कह रहे थे शिमला एग्रीमेंट को क्या हम जी छोड़ दें, चीमा साहब कह रहे थे। जी देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान एग्रीमेंट्स नहीं तोड़ता, ना उसे तोड़ने चाहिए। ठीक है। और एक शिमला एग्रीमेंट में उस वक्त का एक खास माहौल था, उसके खास ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अचीव किए गए। लेकिन शिमला एग्रीमेंट ने ये कही थी कुछ ऐसी बातें कि हम अपने मसाइल यूएन यूएन रेजोल्यूशंस के, यूएन चार्टर के तहत तय करेंगे, हम कोई अपनी एक तरफा तब्दीलियां नहीं करेंगे। तो ये उसका अभी भी फायदा है मेरे ख्याल में। शिमला एग्रीमेंट को हमें खत्म नहीं करना जनाब। जी कमर चीमा साहब, आप अगर कोई सवाल करना चाहें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे अब आप हमें ये बताइएगा कि अभी हाल ही में चाइना के वाइस प्रीमियर आए थे और 10 साला तकरीबात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से की गई। आपको क्या लगता है कि कई लोगों का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक था फ्रॉम द आउटगोइंग गवर्नमेंट। आप इसको कैसे देखते हैं कि पिछले 10 सालों में ये जो चीन और पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, ये कितनी को कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है? और जिस तरह हम अक्सर देखते हैं बलूचिस्तान में मसले रहते हैं, चाइनीज़ उस तरह काम नहीं कर पा रहे, तो वो चैलेंजेस भी मौजूद हैं और कई लोग तो कह रहे हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आना चाहिए था, ना कि वाइस प्रीमियर। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस 10 ईयर सेलिब्रेशंस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान ऑन सीपैक सर? देखिए, जब सदर आए थे चीन के पाकिस्तान में 2015 में, तो ये सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे। उसको यही ख्याल था, उन्होंने खुद पूछा आपसे, आपकी हुकूमत से उस वक्त की, कि क्या मसाइल है। उन्होंने कहा जी हमारे 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, एनर्जी जनरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मसला था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का, वो दोनों पे काम हो गया। लेकिन साथ ही ये तय था कि अगली फेज के आने से पहले पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, वो बदकिस्मती से नहीं बनाए गए, और पूरी एक और दूसरी हुकूमत भी आके चलेगी और जोन अभी के अभी वहीं पे है। तो हमने अपनी अपनी तरक्की का रास्ता खुद रोका। इसका कसूर जो है वो सीपेक का नहीं था। सीपेक तो बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट था। ये तो उस वक्त पाकिस्तान में आया जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर थी और कोई और मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा था। तो सीपेक का कसूर नहीं है। अब जबकि दोबारा नए जोश और जज्बे से हमने इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं, सनत की तरफ जा रहे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ, ज़राअत की तरफ जा रहे हैं, तजारत की तरफ जा रहे हैं, और साथ ही साथ खित्ते में जो तब्दीलियां बहुत बड़ी आ गई हैं, तब्दीलियां जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली ईरान और सऊदी अरब का आपस में जो
रिप्रोशमा है, और जिसके बाद ये उम्मीद खुल गई है कि ईरान और सऊदी अरबिया पाकिस्तान के रास्ते चीन के साथ बहुत कुछ अपने इक्तिसादी मामला तय कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सीपैक को इम्पोर्टेंस देना एक स्ट्रेटेजिक अमल है। ये किसी एक बाहर जाती हुकूमत की बात नहीं है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमें करना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक कोई भी हुकूमत आए या जाए, इकोनॉमिक डायरेक्शन जो है ना हमारी, उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। और मेरे ख्याल में सीपैक जो है वो जरूरी है पाकिस्तान की आइंदा आने वाली तरक्की और खुशहाली की। बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब, आपने बहुत ही हमें इंसाइट प्रोवाइड की रिगार्डिंग दीज टू इश्यूज़ जो हमने इन लेंथ डिस्कस किए। एजाज़ चौधरी साहब का तज़िया बड़ा वैल्यूएबल है इस हवाले से कि उनका एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने सर्व किया न फ़कत फ़ॉरेन ऑफिस को बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने जो थिंक टैंक है ISSI इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट है उनको भी प्रिजाइड करते हैं। चीमा साहब, आपने तज़िया सुना एजाज़ चौधरी साहब का, स्पेशली सीपैक के हवाले से। आपका अपना तज़िया क्या कहता है कि जो उन्होंने बातें बताई और फिर उसको जो कनेक्टिविटी का हमारा ख्वाब है और फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के हवाले से जो हम रेलवे ट्रैक भी बिछा रहे हैं उज़्बेकिस्तान से काबुल और काबुल से फिर पाकिस्तान, और जिसकी शायद उज़्बेकिस्तान से पहली कंसाइनमेंट भी आ चुकी है, तो ये ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है क्या हमें इकोनॉमिक दलदल से ये निकाल लेगी? देखिए, लार्जली हमारी जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, रीजनल कनेक्टिविटी है, वो डेफिनेटली डिपेंड करती है कि हम कितने पॉलिटिकली स्टेबल हैं। तो हमें बेसिकली जैसे वैसा साहब बात कर रहे थे कि ये एक लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस था पाकिस्तान में रिगार्डिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यही वजह है कि हमने एनर्जी हमारे डेफिसिट था। तो आज मैं देख रहा था मिनिस्टर साहब जो हमारे एनर्जी के हैं वो कह रहे हैं कि हम 30,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए काफ़ी है। सो पॉइंट इज़ कि चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन क्या हम प्रॉपरली ईरान का और चीन का इस सारे प्रोसेस में फ़ायदा उठा पा रहे हैं? हमारे करीब ईरान के पास बहुत सारे एनर्जी रिज़र्व्स हैं, चाइना हमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हमारी बिल्ड कर सकता है। हम किन से क्या-क्या ले सकते हैं? दुनिया हमारी मदद करने को तैयार है, हमारे साथ है, लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं? ये मेरा ख़्याल है ज़्यादा क्वेश्चन इंटरनल जो है वो पॉइंट आउट होते हैं कि इंटरनली हमारी क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल बिल्कुल आपने स्टेबिलिटी सही को। डॉक्टर साहब आइडेंटिफाई किया। जब तक हम रिफॉर्म नहीं करते, अंदर अपनी एफिशिएंसी को इन्हांस नहीं करते और अपनी मार्केट एंड सोसाइटी को यूटिलिटी नहीं बनाते उसकी बाहर वाले पावर्स के लिए, जब तक इसका बज़ाहिर इतना अफेक्टिव नज़र नहीं आएगा जिस तरह से इसको होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है पाकिस्तान का, तो इस हवाले से हम बात करेंगे एक एक्सपर्ट के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट के ऊपर हम बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा ईरान जिनका नाम हुसैन अब्दुल हयान वो तशरीफ़ लाए, और उनका वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से ये पहला दौरा था, तो इस हवाले से भी आप इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। उनकी मुलाकात वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब के साथ भी हुई। और इस हवाले से कहा जा रहा है तकरीबन $5 बिलियन के एग्रीमेंट भी साइन हुए। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर कंदील अब्बास, आप उनको नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया पर सुनते भी हैं और एक्सपर्ट हैं मिडल ईस्ट के ऊपर, ताल्लुक़ है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जी मुनव्वर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से, और वो भी पाकिस्तान, तो आप इस दौरे की अहमियत पे भी थोड़ी सी हमें रोशनी डालिएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जो माजी में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में जो फ़ासला था, अब वो फ़ासला काफ़ी हद तक मिट चुका है और ग़ालिबन हमारा जो फ्यूचर है वो ताबनाक नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जितना पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशंस का पोटेंशियल है, उसका शायद हम अभी 20 to 30% भी अचीव नहीं कर पाए। और पिछले यानी 70-75 साल में हमेशा हम जो स्लोगन्स देते हैं वो स्लोगन्स की हद तक तो है, लेकिन हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैच्योर नहीं कर पाते ईरान के साथ, और ना ईरानी हमारे साथ कर पाते हैं। और इसके बीच में बहुत सी मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, वो अलग डिस्कस हो सकती हैं। लेकिन असल बात ये है कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं
इसमें ईरान का जो मिडिल ईस्ट के अंदर रोल है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और उसकी जो अलाइनमेंट है रशिया और चाइना के साथ उसने इंटरनेशनली भी ईरान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया है और इसी बेस पे जब हम देखते हैं कि रीजन में जब सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज के साथ उसकी एक नॉर्मलाइजेशन होती है, रिप्रोचमा होता है, तो उसके बाद ईरान को एक रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है। पाकिस्तान के साथ जो ट्रेडिशनल रिलेशंस थे रेवोल्यूशन से पहले तो हमें किसी किस्म का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं और उसमें देखिए सबसे पहले जैसे ईरान ने आरसीडी से अपने आप को बाहर निकाल लिया था, ये कह कर के ये आरसीडी जो है ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड रीजनल अलायंस है। लेकिन हमने देखा कि 4-5 साल के अंदर ही आरसीडी को ईसीओ के साथ रिप्लेस कर दिया गया और उसके बाद फिर वही टर्की, ईरान और पाकिस्तान ने ईसीओ को आगे बढ़ाया जो अब 10 मुल्कों में बढ़कर मेंबरशिप 10 मुल्कों तक पहुंच चुके, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान भी इसमें आ गए। अब इतना बड़ा पोटेंशियल होते हुए मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान में जैसे एनर्जी क्राइसिस अगर आप देख लें, गैस की और पेट्रोल की जो हमें शॉर्टेज है और बिल्कुल नेबरहुड से ये शॉर्टेज हमारी पूरी हो सकती है, इसीलिए हमने देखा कि जो पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जो दस्तखत किए थे वो इतना लंबा अरसा गुजरने के बावजूद मैच्योर नहीं हो सका और जाहिर है इसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ इंटरनेशनल कंपल्शंस थी, इंटरनेशनल सिस्टम की, इंटरनेशनल पावर्स की, जिसकी वजह से वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो सकती और हमेशा हो जाएगी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी सर? अब मैं यही कह रहा हूं कि जो हमेशा हम एग्रीमेंट्स में कहते थे कि पाकिस्तान का जो ट्रेड एक्सचेंज है एटलीस्ट $5 बिलियन तक जाना चाहिए, लेकिन हम इसको 1 से भी ऊपर ले जाने में मुश्किल का शिकार रहे और मैक्सिमम 2 को हमने टच किया है। अब जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट हुआ है इसमें 5 इयर्स का एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो 2023 से लेकर 2028 तक होगा और इस दौरान एक कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो इसका एक्सचेंज $5 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा और जो जिस तरह का नाम दिया गया यानी स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट, मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे हमें सिनारियो नजर आ रहा है। ओके डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर कंदील डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अगर आप सवाल करना चाहें डॉक्टर कंदील अब्बास से। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी आजकल पाकिस्तान के अंदर एक तासुर ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ईरान से, आपको क्या लगता है, या इसको इनफॉर्मल ट्रेड कह लें, आपको क्या लगता है ये हमारे फ़ायदे के लिए है, नुकसान के लिए है, या कि आप समझते हैं कि ये जो बॉर्डर एरिया में जो मार्केट्स बनी हैं ये उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखिए ये जो स्मगलिंग है मेरा ख्याल है शदीद ईरान के नुकसान में भी और पाकिस्तान के नुकसान में भी है, लेकिन ये हमें मान लेना चाहिए कि जो हमारी इंटरडिपेंडेंस है यानी पाकिस्तान और ईरान की वो बहुत ज्यादा है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में तो लोगों का खाना पीना भी ईरान से आता है और उनका बिजनेस भी, उनकी रोज़मर्रा की जो मजदूरी है वो भी ईरान की बेस पे हो रही है और जब आप लीगल वेज नहीं प्रोवाइड करेंगे और लीगली लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो एक टिल्ट चला जाता है इलीगल ट्रेड की तरफ, जिसकी वजह से ईरान को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और पाकिस्तान को भी। इसमें देखें तकरीबन हर चीज ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान के लिए चैलेंज बना हुआ है वो पेट्रोल का है और वो इसलिए कि पाकिस्तान को ओवरऑल जो पेट्रोल की और डीजल की इंपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि 20 to 30% डिक्रीज आया है, यानी ये जो ट्रेडर्स हैं वो कह रहे हैं कि ईरान से जो गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान आ रहा है उसकी वजह से जो लीगल इंपोर्ट थी वो 30% के करीब उसमें एक रिडक्शन हमें नजर आ रही है। तो अगर आप ये समझें कि ईरान से आने वाला डीजल या पेट्रोल तकरीबन 40% कम कीमत पर अगर पाकिस्तान पहुंच रहा है, अगर इससे लीगलाइज कर दिया जाए तो ना सिर्फ ये कि ऑफिशियली पाकिस्तान को काफी सस्ता पड़ेगा बल्कि जो पाकिस्तान में ये जो इलीगल ट्रेड है इसको भी रोका जा सकेगा। इसके 2 रास्ते होते हैं आमतौर पर जिसको हमने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया था और अब ग्रेजुअली हम उस साइड पे जा रहे हैं। एक तो ये है कि जो इंटरनेशनल सैंक्शंस थी ईरान के खिलाफ उसकी वजह से हम डॉलर में ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर पाते थे,
उसका अल्टरनेट ये होता है कि हम बार्टर ट्रेड की तरफ चले जाएं या लोकल करेंसीज में ट्रेड कर लें। इसमें दोनों तरफ विल मौजूद थी, लेकिन इसमें मटेरियलाइज नहीं किया जा सका। अब लेकिन जितने एग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें बार्टर ट्रेड की भी बात हो रही है और लोकल करेंसीज की भी बात हो रही है। सेकेंडली ये है कि बॉर्डर मार्केट्स, अब 4 से 5 मार्केट्स तो इस वक्त ओपन कर दी गई हैं और इनको बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। और जो रिसेंट विजिट हुआ है इसमें ये कंफर्म किया गया है कि इन कमिंग फ्यू मंथ्स मजीद 5 मार्केट्स को एक्टिवेट किया जाएगा। और अगर ये 10, 12, 15 मार्केट्स बॉर्डर पे एक्टिवेट हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान पर इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ट्रेड रिलेशंस है वो भी बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी कम्प्रीहेंसिवली आपने एक्सप्लेन किया। बस आखिर में 1 मिनट में काइंडली सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस वक्त आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या लाइन ऑफ एक्शन लेनी चाहिए ताकि हमारा जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, कल्चरल रिलेशनशिप है, इसको बूस्ट दिया जा सके और वो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए कायम हो सके। देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में तो बड़ा क्लियर एक चेंज आया है कि जो पावर शिफ्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है और चाइना का एक इमर्जिंग रोल हम मिडिल ईस्ट में भी, साउथ एशिया में भी देख रहे हैं। फिर पाकिस्तान में चाइना की मोर देन 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और ईरान के अंदर, सिर्फ ईरान के अंदर $400 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है। इस रीजन में इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट आई है, अगर पाकिस्तान अपनी जो रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको ट्राइएंगुलर शेप में ले जाए, यानी पाकिस्तान, चाइना और ईरान, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि ईरान और चाइना के दरमियान में ट्रांजिट में जो भी रोल प्ले करना है वो पाकिस्तान ने प्ले करना है और जितनी ट्रेड होनी है वो पाकिस्तान के थ्रू होनी है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल सिस्टम में भी आपने जी आखिरी अगर आप जुमला कह दीजिए, टाइम बिल्कुल हम एंड पे आ गए। जी जी फरमा दीजिए। इंटरनेशनल मैं ये कह रहा हूँ कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर अप्रोचमेंट हुई है पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, उसकी वजह से भी नॉर्मलाइजेशन के बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए और पाकिस्तान के लिए अब एक इजी वे सामने आ गया कि वो ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर अपने नेशनल इंटरेस्ट की बेस पर अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, आप प्रोफेसर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में तज्ज़ियाकार हैं, और डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और एकेडमिया से भी आपका ताल्लुक़ रहा। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी एम्बेसडर एजाज़ चौधरी साहब की और आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर कंदील अब्बास साहब की। नतीजा आपने अख़ज़ करना है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।